हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अमूल्य जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नो योर लॉ पर। आज हम बात करेंगे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, यानी कि एनआई एक्ट का है। मामला चेक बाउंसिंग का है। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 यानी कि सेक्शन 138 का है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो बिना स्किप करे हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। हम सब जानते हैं कि एक प्रैक्टिस भारत में है कि हमने किसी से लोन लिया, किसी कंपनी से लोन लिया या कोई सामान हमने लोन पर उठाया या कोई सामान हमने इंस्टॉलमेंट पर उठाया या हमने किसी व्यक्ति को पैसे मांगे। तो वो एक सामान्य सी बात कहता है कि भाई हमको ब्लैंक चेक काट के दे दो। ठीक है। तो अब वो चेकिंग इंस्टॉलमेंट की करवा के बैंक भी रख लेता है और इंस्टॉलमेंट की चेकिंग करवा के वो व्यक्ति भी रख लेता है। मैं आपको बता दूं, ब्लैंक चेक का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। ब्लैंक चेक का मतलब होता है कि उस पर साइन करे हुए होते हैं, मतलब साइन करवा लेते हैं। ठीक है। अमाउंट भी हो सकता है भरवा ले, लेकिन उस पर डेट नहीं होती है। अब डेट नहीं होती है तो डेट जब भी डाली जाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो पेन भी बदला जाएगा। ठीक है। और मतलब जो राइटिंग है वो भी बदली जाएगी। तो हमारा जो सेक्शन 87 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो कहता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, यानी कि अगर आप उस चेक में कोई भी मटेरियल अल्टरेशन करते हो, उसमें कोई भी संशोधन करते हो, तो वो वॉइड हो जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 87 में कि any material alteration of a negotiable instrument renders the same void as against anyone who is a party thereto the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties। इसका मतलब यही है कि आपने किसी से चेक लिया, यानी कि ब्लैंक चेक ले लिया, यानी कि उस पे साइन भी है और उस पे अमाउंट भी डल रहा है, लेकिन उस पे डेट नहीं है। अब आप अगर बैंक में गए उस चेक को लगाने के लिए, तो आप डेट डालोगे और डेट आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो। ठीक है। आप अगर उस पार्टी से, यानी कि जिसने आपको चेक दिया है, अगर आप उस पार्टी से कंसेंट ले लेते हो, ठीक है, कोई एक नोटिस भिजवा दीजिए, लीगल नोटिस। ठीक है। उसके थ्रू पूछ लीजिए कि भाई कि हम अब आज चेक डालने जा रहे हैं। अगर वो कंसेंट दे देता है कि हाँ जाके निकाल लो, ठीक है, वो रिटर्न में होना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रूफ हो इस चीज का, और आप गए हो कोर्ट बैंक में, तो वो बाउंस हो गया चेक। तो अब आप जो हो, आप अब केस फाइल कर सकते हो उस पर्सन के अगेंस्ट में कि आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था ही नहीं, तो हमारा जो चेक है वो बाउंस कर गया। और इसमें उसने कंसेंट भी दे दी थी पहले से। अगर वो कंसेंट नहीं देता, अगर फिर आप डेट डाल के चेक निकालने जाते, तब आपके पास में अधिकार नहीं था कि आप जाके उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दो। अगर कर भी दोगे तो कोर्ट आपको बोल देगी कि ये मटेरियल अल्टरेशन में आता है, यानी कि अगर आपने उसमें कुछ भी अल्टरेशन किया, उसमें कुछ भी संशोधन किया, तो वो शून्य हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा। और ज्यादातर क्या होता है कि लोग डेट डाल के नहीं लेते हैं कि अरे डेट डाल के देंगे तो फिर पर्टिकुलर टाइम का रहता है। जैसे कि अगर डेट डाल दी तो 3 महीने तक का उसका टाइम होता है, मतलब वैलिडिटी चेक की जो होती है वो 3 महीने तक होती है, और 3 महीने बाद वो चेक बेकार हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए डेट नहीं डलवाते हैं, और डेट डलवा लेते हैं तो उतने ही टाइम पीरियड में आपको निकालना ही पड़ेगा अपने अमाउंट को। ये मामला ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इसका केस का नाम है पिन्हा इंडिया एंड कंपनी वर्सेस अनिल राम राव नायक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के काम आने वाला है। हर व्यक्ति जो लोन लेता है, हर वह व्यक्ति जो दूसरे से पैसे कर्ज लेता है, हर वो व्यक्ति जो किसी को पैसे की देनदारी, यानी कि जिसकी बनती है और वो चेक देता है, चाहे वो किसी भी मोड से हुआ हो, जो दे चुके हैं उनके लिए भी, जो देना चाहते हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है इस ऑर्डर को पढ़ना। हुआ क्या था, इस कंपनी से जमीन के बदले कुछ कर्ज लिया गया था। तो जमीन उसने रख ली अपने पास गिरवी,
और गिरवी रखने के बाद यानी कि बंधक बना ली, और बंधक बनाकर तो जमीन के पेपर भी रख लिए थे, मतलब वही मॉर्गेज हो गया था प्रॉपर्टी का। ओके, डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए थे, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया था, यानी कि सब कुछ हो गया था जैसा चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन के रूप में कंपनी से सामने वाला जो था, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, सामने वाले से एक ब्लैंक चेक ले लिया। उसके मन में ये था कि अगर ये प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज का जो केस होगा, यानी कि सिविल कोर्ट में चलेगा, तो लगभग 4-5 साल चले जाएंगे। तो मैं चेक ले लेता हूँ। अगर चेक बाउंस हो गया तो मैं इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस मतलब फाइल कर दूंगा, और क्रिमिनल केस होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके जल्दी जाके सॉल्व भी हो जाएगा और मेरे फेवर में भी आ जाएगा, क्योंकि मैं तो चेक ले रहा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आपको मैं बता दूँ, चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उसकी आप मतलब जो सामने वाली पार्टी होती है, आप उसको उसके अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और जितना पेमेंट है उसकी दोगुनी की पेनल्टी की भी बात आती है उसमें। ठीक है, यानी कि उतना आपको कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है उस ऑपोजिट पार्टी को, ऐसा होता है उसमें। मामला जो था वो लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट ने जो कंपनी है उसके पक्ष में यानी कि फेवर में ऑर्डर करने से मना कर दिया, यानी कि उनका जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया। सिविल सूट में हो ये गया था कि सिविल सूट में कंपनी ये सिद्ध नहीं कर रही थी कि भाई इनके ऊपर मेरा कर्ज है और डॉक्यूमेंट है ही, और इस कर्जे के बदले में इन्होंने मुझे चेक दिया था और चेक मुझे कैश करवाना है, और कैश नहीं हो पाई, ये बाउंस हो गया। इसीलिए मैंने मतलब जाके इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल किया है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ऐसा इसने बोला। फिर डिफेंडेंट ने क्या किया, यानी कि जो कर्जदार था जिसने कर्ज लिया था उसने क्या किया, उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि साहब, इन्होंने जो चेक लगाई है वो बिना मेरी कंसेंट के लगाई है। पहले इनको हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ये चेक लगाते। अकाउंट में पैसा नहीं था, इन्होंने चेक पर अपने आप डेट डाली और उसको लगा दिया और वो बाउंस कर गया। तो कोर्ट सामने वाले से पूछती है, कंपनी मतलब जो कंपनी है उससे पूछती है कि ऐसा आपने कंसेंट क्यों नहीं ली। तो कंपनी कहती है कि सर, जिस टाइम हमने चेक लिया था उस टाइम ही उन्होंने हमको कंसेंट दे दी थी, बताया था उन्होंने कि आप इस डेट के बाद कभी भी चेक लगा देना, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद दोबारा कंसेंट लेना मैंने आवश्यकता नहीं समझी थी। सिविल सूट में जो कंपनी है जिसने कर्ज दिया है वो ये सिद्ध नहीं कर पाई कि चेक पर डेट डालते समय सामने वाले जो कर्जदार से पूछा गया था या नहीं, यानी कि उसमें उसकी सहमति थी या नहीं थी। इसलिए लोअर कोर्ट ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज सेइंग दैट एनी अल्टरेशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेई विल मेक द चेक वॉइड, यानी कि चेक ही वॉइड हो जाएगा और मटेरियल अल्टरेशंस आर वॉइड। अब वो इंस्ट्रूमेंट ही बेकार हो जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें अगर कोई परिवर्तन कर लिया गया है, तो सामने वाली पार्टी कह रही है कि सर, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है अब तो ये। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट की बात बताती हूँ कि 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्शन, तीसरा है चेक। जो प्रोमिसरी नोट है, आपने किसी उसमें क्या होता है कि आपने किसी कागज पर एक प्रोमिसरी नोट बनाया, एक वचन पत्र बनवाया, और वचन पत्र में लिखा कि मैं आपको इतने पैसे ऐसे ऐसे देने के वचन देता हूँ और इस तारीख को मैं आपको दे दूंगा, और वो एक वचन पत्र बनाकर दे देता है, यानी कि सहमति हो गई, कंसेंट मिल गई है। ठीक है, दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वाइफ अगर किसी शॉप पर गई, उन्होंने वहां से शॉपिंग की और उन्होंने एक बिल बना के दे दिया, बोला कि ये बिल आपको दे के जा रही हूँ, आप ये मेरे हस्बैंड को दे देना और उनसे पैसे ले लेना। ठीक है, और जनरली ऐसा होता भी है, अगर जान पहचान की दुकान होती है तो ऐसा हो भी जाता है। तो उसने क्या किया, दुकान वाले ने वो जो बिल था आपको लाके दे दिया उसने। ठीक है, और आपसे बोला कि आपकी वाइफ हमारी दुकान से ये सामान लेकर गई थी, उन्होंने बिल बना के दिया है हमको, उन्होंने बोला है कि आपसे पेमेंट ले लें। तो आप कह देते हो कि ठीक है, मैं इसका पेमेंट दे दूंगा, आप जो भी डेट फिक्स कर दोगे उससे, ठीक है, इस तारीख को मैं पेमेंट दे दूंगा, तो आपने दिया। तो अब आपके पास लायबिलिटी आ गई उसको पे करने की। अगर आप वहां पर कंसेंट नहीं देते हैं तो वो लायबिलिटी आपकी वाइफ की होती। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब थर्ड आता है चेक।
चेक तो सिंपल वही कि पहले से उसमें कंसेंट होती है, और चेक जो पहले से बना बनाया ड्राफ्ट होता है। ठीक है, ये तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताए गए हैं। तो यानी कि तीन हो गए, एक तो प्रॉमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र है, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक है। तो ये यहाँ कहते हैं कि ये तो चेक का मामला है। ठीक है, कोर्ट ने मतलब कि ये जो कहा कि ये जो मामला है वो पहले तो चलते चलते हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो हाई कोर्ट इस मामले में ये कह रहा है कि जो सेक्शन 87 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, यानी कि वही बात, यानी कि सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वही बात की गई है कि अगर आप कोई भी मटेरियल अल्टरेशन करोगे इंस्ट्रूमेंट में तो वो वॉइड हो जाएगा। एनी मटेरियल अल्टरेशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल मेक द इंस्ट्रूमेंट वॉइड, वो इंस्ट्रूमेंट ही वर्ड हो जाता है। इफ यू डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेकर, जिसने उसको बनाया है उसकी सहमति होनी चाहिए। सहमति अगर होती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये भी बात है कि वो एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने वचन दे दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया या चेक दे दिया, और सामने वाली दोनों पार्टी अगर एग्री हो जाए और ये कहें कि भाई उनको बदल देते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है उसमें। कुछ संशोधन करके दोनों साइन कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तभी अल्टरेशन या मटेरियल अल्टरेशन हो सकता है जब उसमें दोनों पार्टीज एग्री हो। अगर दोनों पार्टीज उसमें एग्री नहीं है, दोनों पार्टीज की सहमति नहीं है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम वॉइड। इसलिए आपने देखा होगा चेक जो है, चेक पर पहले जो लिखते थे और उस पर अगर कोई गड़बड़ हो जाती थी तो काट कर सही कर लेते थे और साइन कर देते थे, तो मतलब सहमति है, उसमें अल्टरेशन उन्हीं ने किया है। ठीक है, दोनों की सहमति है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, जो नए नियम आए हैं उनमें ये बताया गया है कि जो आपने चेक बनाया है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो साइन करके उसको नहीं लेंगे, आपको नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। यानी कि अब जो चेक है वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें कोई भी संशोधन किया ही नहीं जा सकता। उस इंस्ट्रूमेंट की जगह अब नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। तो अब बात ये आती है कि भाई उस कंपनी ने तो उसमें साइन डाल के उसने तो लगा दिया, बाउंस भी हो गया, अब उसके फेवर में भी कोर्ट भी नहीं सुन रहा क्योंकि उसमें मटेरियल अल्टरेशन हो गया, यानी कि वॉइड हो गया अब वो। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कंपनी का पैसा डूब गया? नहीं नहीं, उसका पैसा नहीं डूबा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर गलत हो जाए या इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन हो जाए तो वो इनफ्लेक्चुएट हो जाता है। लेकिन आपका जो कर्जा है वो किसी डॉक्यूमेंट पर बना है, मतलब वो तो कोई डीड बनी है, तो सिविल का केस उसमें फाइल होगा, रिकवरी का केस फाइल होगा। ठीक है, आप रिकवरी सूट डाल दीजिए, वो वहां से कोर्ट क्या करेगी, डिक्री बना देगी, और डिक्री बनाकर वैसा हो जाएगा जैसा, मतलब वही आपको अमाउंट वगैरह मिल जाएगा उसके थ्रू। लेकिन इस एक्ट के तहत मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब उसको क्रिमिनल कार्रवाई में लगाना चाहते हो तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपने मटेरियल अल्टरेशन कर दी है। और अब आपने जो डेट चेंज की है वो मटेरियल अल्टरेशन के रूप में माना है, इसलिए डेट के चेंज होने के बाद, यानी कि डेट बिना कंसेंट के डालने के बाद जब आप उसको डालते हैं तो उसमें सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नहीं मानी जाती है, ये मान लो। ठीक है, और ये माना जाता है कि क्योंकि सामने वाले की सहमति नहीं है, इसीलिए सामने वाला जो है वो बाध्य नहीं होगा कि वो उसको क्लियर करवाएगा। ठीक है, इसीलिए आप उससे पहले बात कर लेते, बात करने के बाद उससे एक लेटर ले लेते कि हाँ भाई, कि ये वो इसमें ये कह देता कि हाँ इसको चेक लगा दीजिए, मतलब उसमें उसकी कंसेंट आ जाती, और कंसेंट आ जाती तो यानी कि उसकी लीगल लायबिलिटी हो जाती उसके ऊपर, और लीगल लायबिलिटी हो जाती तो वो जेल भी जाता है। अगर लीगल लायबिलिटी आ जाती तो आप केस फाइल करते हो, वो जेल भी जाता उस मामले में। कोर्ट ने इस मामले में उस पर मटेरियल अल्टरेशन माना। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये सामान्य हमारे देश में है ना, पूरे में प्रैक्टिस में है। तो आप जिस समय नेगोशिएबल ले या दे रहे हो तो उसमें तारीख फिक्स कर लीजिए। ठीक है, इस तारीख को आप हमें पेमेंट वापस दे देंगे, उनसे बात कर लीजिएगा, इसलिए उसमें तारीख डाल दो, तो उसी समय उसको पता होगा कि इस तारीख से हमारा चेक जो है वो पेएबल हो जाएगा ऑन डिमांड, इसीलिए वो उस टाइम तक जो है उसमें पैसे रखेगा अकाउंट में, ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे फिर अगर बाउंस हो गया तो किसकी लायबिलिटी होगी, उसी पार्टी की लायबिलिटी होगी जिसने आपको चेक दिया है। लेकिन अगर आपने उस पे चेक पे डेट नहीं डलवाई और आपने उसमें डेट डाल के
आपने जाके बैंक में जमा कर दिया और बाउंस हो गया, तो फिर आप सामने वाली पार्टी ये ज़रूर ऑब्जेक्शन उठाएगी कि साहब इन्होंने हमसे कंसेंट ही नहीं ली थी, ठीक है? तो अगर आप दोनों में अगर सहमति है कि हाँ, कि आप चेक लगाने जा रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो कि सही मैं चेक लगाने जा रहा हूँ, ये वो। तो वो कह देता है कि नहीं अभी मत लगाओ, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, आप थोड़ा समय और दे दीजिए, तब आप उसके बाद में लगा देना। अगर ऐसा होता है और उस पे डेट पड़ी हुई है, तो आप न्यू चेक बनवा लेना। ठीक है? लेकिन आप एकदम उस पे ये मत हो जाना कि नहीं कि वो तो हमको दोबारा में कोई दूसरा चेक खुद से दे देगा। नहीं, कोई प्रूफ नहीं होगा आपके पास फिर उस चीज़ का। ठीक है? इसीलिए अगर आप उस जो आपका चेक आपने को दिया है उसने, उस पे डेट पड़ी हुई है, तो आप उस चेक को अगर लगा देते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप उसको नहीं लगाते तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है और 3 महीने में आपने पैसे नहीं निकलवाए हैं, तो आप उस पार्टी से दोबारा से एक न्यू चेक ले लीजिएगा विद डेट वाला, खाली वाला मत लेना। ऐसे आप चेक को बदलते रहना, ठीक है? मतलब नया चेक ले लेना बट लेकिन उस पे ये नहीं है कि ब्लैंक चेक ले लिया और उस पर दोबारा लगाने चले गए और उस पर जो है आपने तारीख डाल दी उस टाइम पे जब आप जा रहे हो। तो नहीं, तो उस टाइम पे मेकर की कंसेंट मानी नहीं जाएगी और जब मेकर की कंसेंट नहीं मानी जाएगी, तो उसके बाद में आप जो इंस्ट्रूमेंट जो होगा, यानी कि आपने उस पे जो डेट डाल दी वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा। आप उसके बेसिस पे उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो अवेयर रहिए, अपने राइट्स को जानिएगा और इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे से आप अगर किसी से चेक लेते हो, तो उसपे डेट डलवा कर ही लें। अगर आप ब्लैंक चेक लेते हो, तो किसी पर्सन मतलब जिसने आपको चेक दिया है, उस पर्सन से कोई लीगली मतलब रिटन में आप उससे कंसेंट ले लेना, तो ठीक है। अगर आप कंसेंट भी नहीं ले रहे हो, ब्लैंक चेक भी ले रहे हो, तो आप फिर जो अपोज़िट पार्टी है, उसके पास मतलब उसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं होगी कि अब वो आपको फिर पे करे। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना जिससे न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।